नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्रम, जय गो इंडिया, जय गो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेंगे केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सेक्शन 4। दोस्तों, हम समझते हैं सेक्शन 4 क्या है, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो आपको समझना चाहिए कि ये जो केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वो क्या है। कि मैंने अभी तक जो भी वीडियोस डाले, मुझे पर्टिकुलर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए कि मैं ये चीज़ इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो इसका मतलब ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी भी 2005 में एक्ट आया है। एक्ट तो एक्चुअली पहले ही आ गया था महाराष्ट्र में, तो 2002 में। इसके पहले भी अलग अलग स्टेट में उसके पहले भी आ चुके थे। तो 2005 जब सेंट्रल एक्ट बना है के बाद भी मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये लोगों की पहुंच तक है या लोग सूचना का अधिकार को समझ पाए। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे वीडियोस को रिस्पांस मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों की रुचि इसमें नहीं है। लेकिन मेरा कर्तव्य है इस विषय में लोगों को जागरूक करना। मैं वीडियो बनाते रहूँगा। लोगों को देखना है, नहीं देखना है, ये उनकी अपनी मर्जी है, अपनी राय है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको समझना चाहिए, सूचना का अधिकार दोस्तों 2005 के पहले ये सरकारी अधिकारी से बात करने तक आपकी पहुंच नहीं थी कि कोई सरकारी अधिकारी के केबिन में जाके आप बात कर सकें। लेकिन अचानक ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आने के बाद आज अधिकारियों के साथ आम जनता का जो भी व्यवहार बना है और लोगों के जो काम, उनकी जो अपनी अधिकारों की लड़ाई में जो सहयोग मिल रहा है ना दोस्तों, वो सूचना का अधिकार है। मैं पिछली वीडियो में भी कल की वीडियो में भी यही बता चुका हूँ कि मैं 2000 से मैं एसआरए की लड़ाई लड़ा दोस्तों। लेकिन उसमें एसआरए की लड़ाई में ही मैंने अगर इस चीज़ में कोई भी चीज़ हासिल की है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अदरवाइज़ कोई भी रिस्पॉन्स या रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कोई डिपार्टमेंट आपको खड़ा नहीं करेगा, कोई अधिकारी आपको खड़ा नहीं करा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आपकी पहुँच नहीं है तो आप अगर कोई नेता हैं, सोशल वर्कर हैं बड़े, तो भाई ठीक है, अधिकारी आपको बिठाइए। एक आम जनमानस को कोई अधिकारी बात तक नहीं करते बराबर से। इस शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस शायद जो भी वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस चीज़ को मानते होंगे कि अधिकारी उनसे बात नहीं करते हैं एक आम जनमानस से। लेकिन ये सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आपको एक अधिकार प्रदान करता है कि डिपार्टमेंट में जो भी सरकारी कार्यालय हैं, उस कार्यालय में अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, उनके कर्तव्य क्या है, क्या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं, ये सब की इन सब चीज़ों के विषय में आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग सकते हैं। आज आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, ना आपसे कोई लोकस स्टैंडी पूछी जाएगी कि आप ये सूचना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। सूचना का अधिकार जो अधिनियम बना है वो संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद क्रमांक 19(1) के आधार पर बना है, जो आपको आपका अधिकार दे रहा है, संवैधानिक अधिकार दे रहा है। आज अधिकारी आपसे नहीं डरते, अधिकारी आपसे नहीं डरते, वो डरते हैं आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कानून से डरते हैं।
वो आपसे नहीं डरते। दोस्तों, जब आप कोई भी एक्टिविटी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत करते हैं, पहले तो अधिकारी ये जान देखना चाहते हैं कि आप कितना एक्ट को जानते हैं, कितना इसको समझते हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, अपनी लाइफ में आज भी देख रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो आरटीआई पुटअप करते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन वो अपील में नहीं जाते। वो ये सोच लेते हैं कि भाई इससे भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन शायद उनका सोचना गलत है, शायद उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, हम जागो इंडिया जागो, ये ऐसा चैनल है कि हर व्यक्ति को हम जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे कि सूचना का अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी लाइफ के लिए, आपके अधिकारों के लिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे याद है उस समय, मुझे शायद 2007 या 2008 था, जिस समय कॉलेजों में भी एक चीज़ हुई थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम बच्चों को सिखाया जाए। 2008 या 9 में, मुझे बराबर प्रॉपर साल याद नहीं आ रहा है। उस समय कुछ बच्चे कॉलेज से आते थे मेरे पास, और उनको मैं आरटीआई का ट्रेनिंग तो नहीं देता था दोस्तों, इतना मैं उस समय नॉलेजेबल भी नहीं था। ठीक है, हम लड़ाई लड़ रहे थे, कानून मुझे पूरा याद था, लेकिन मैं उनको समझाता था आरटीआई क्या है और आरटीआई से क्या हो सकता है। उस समय उन्होंने पूछा था कि सर, हमको कॉलेज से एक उनका जो भी प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में दिया गया था, सब्जेक्ट दिया गया था कि आप आरटीआई की तरफ कोई ऐसी चीज़ मांगिए जिससे ये पता चले कि सरकार के अंदर कुछ तो गलतियां हैं। तो मैंने उन बच्चों को ये समझाया था। अभी आप लोगों को दर्शक के बीच में अगर वो बच्चे अगर होंगे, जो कॉलेज के बच्चे थे, मोस्टली लड़कियां थी, तो वो अगर होंगी तो शायद उनको याद होगा वो समय, मुझे किसी का नाम याद नहीं है। और मैंने उनको बोला था कि भाई आप एक काम करिए कि आप लोगों को कितनी आरटीआई डालना है। बोले सर, हमको एक ही आरटीआई डालना है, हमको ग्रुप दिया गया, हम 15-20 लोगों का ग्रुप है, हमको एक ही आरटीआई डाल के उसके ऊपर जो भी चीज़ है उसका सबमिट करना है कि हमें क्या रिप्लाई मिला। तो मैंने उनको समझाया था कि आप एक आरटीआई डालिए, जब आपको आपके यहाँ समझाना है कि सरकारी महकमों में जो सरकारी कार्यालय है वहाँ क्या गलतियाँ होती हैं, मानवता का कहाँ हनन होता है, मानवाधिकार का, ये अगर जानना है तो आप ऑर्थोडॉक्स जेल में एक आरटीआई पुटअप कीजिए और वहाँ के राज्य जन सूचना अधिकारी से पूछिए कि आज के दिन में, आज के दिन मतलब जिस दिन मेरा एप्लीकेशन गया उस दिन से सूचना देने तक आपके ऑर्थो रोड में कितने प्रिजनर कैदी हैं, कितने कैदी विद्यमान हैं, आज कितने हैं, मिलने तक कितने कैदी विद्यमान हैं, और उसका मुझे फिगर दीजिए, संख्या बताइए। और दूसरा मैंने उनको बोला था कि उसमें ये पूछिए कि ऑर्थोड जेल में कितने कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है। सिर्फ इतना डालिए, आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। उस समय उन्होंने आरटीआई डाला था, उनको रिप्लाई भी मिला था, उन्होंने सबमिट किया था, और वो जो चीज़ उन्होंने दिया था, शायद उनके कॉलेज में उस चीज़ को, उनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह जो भी थे, उन लोगों की बहुत तारीफ भी हुई थी कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके अंदर ये डिटेल आया है कि रहने की व्यवस्था, जो कैदियों की रहने की व्यवस्था है, उसको 2 गुना 3 गुना कैदी उसमें रह रहे हैं। मतलब राइट्स ऑफ लिविंग, रहने की व्यवस्था जो होनी चाहिए, एक इंसान को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए, वो जगह की भी कमी है वहाँ पे।
तो वो चीज़ उनके पास आई थी, वो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि आरटीआई का अधिकारी वही है जो आपका अपना अधिकार है, एक आपका अधिकार है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए पहले। जब तक आप आरटीआई से नहीं जुड़ेंगे आप कोई भी अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आरटीआई का सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा ये वादा है कि मेरा जो भी ये चैनल देखेगा उसको आरटीआई के बारे में कभी कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि मैं इतने सरल तरीके से बताऊंगा ना कि पूरा आरटीआई समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने एसआरई के विषय में समझाया, स्टार्टिंग में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए एसआरई के, लेकिन धीरे 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 कमेंट्स कम होते गए और आज कमेंट्स ना के बराबर है। कुछ नए आते हैं वो कमेंट्स करते हैं, लेकिन जो भी पुराने मेरे जो दर्शक हैं उनके कमेंट अभी फ़िलहाल तो थोड़े कम होने लगे, लेकिन कमेंट्स आने चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आरटीआई के सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि जो भी लोक प्राधिकारी, जो भी पब्लिक कार्यालय है, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी है, उनको क्या करना है, उनको क्या करना है। तो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंदर में दिया है कि उनकी क्या करना है सूचना के अधिकार के विषय में। तो उसके अंदर आता है क 4(1) क, सेक्शन 4 उपधारा 1 के खंड क में जो भी कार्यालय हैं उस कार्यालय में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सूचीबद्ध करना है और नंबरिंग करना है। नंबरिंग करके उसको सहेज के रखना है, फाइलिंग करके, ताकि आपके पास जो भी सूचनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में सहज। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्यूटराइज कर सकते हैं उसको सूचीबद्ध करके उसको जितना जल्दी हो सके उसको कंप्यूटराइज कीजिए। और उसकी जितना जो भी संसाधन के अधीन रहते हुए जो भी उनके संसाधन लगते हैं कंप्यूटर करने के लिए, वो इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण देश, संपूर्ण नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है। जो नेटवर्क इंटरनेट है उसके माध्यम से संबंध है, और इसलिए उस चीज़ को सुलभ बनाया जाए जो लोगों तक पहुंच सके और लोगों को प्राप्त हो सके। तो उसके अंदर खंड ख कहता है कि ये जो भी कार्य है ये इम्प्लीमेंट के 120 दिनों के भीतर, मतलब 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके 120 दिनों के भीतर ये चीज़ होना है। सबसे पहले तो उनके जो संगठन है उनके फंक्शंस और उसकी ड्यूटीज़, उनकी जो कार्य है, कर्तव्य, उसके बारे में डिटेल्स, आपके जो अधिकारी है और कर्मचारी है उनके कर्तव्य और उनके पावर्स, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उस चीज़ के विषय में। तीसरा कि जो भी डिसीजन मेकर प्रोसेस है उसके अंदर जो चैनल सुपरविजन अकाउंटेबिलिटी, जो पारदर्शिता है, उस चीज़ को अब सहेजें, जो भी लोगों को मिलने, जब अगर कोई भी आरटीआई का एप्लीकेशन आता है ताकि उनको मिल सके जो पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जो आपका डिपार्टमेंट पालन कर रहे हैं, जो आपका डिपार्टमेंट को ड्यूटीज़ दी गई है, उस ड्यूटी के विषय में जो भी उस चीज़ को सहेज के रखें, एक पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और जो भी अधिकारी है उसकी खुद की अपने कर्तव्यों का निर्वहन है
उस विषय में उसकी डिटेल्स, जो उसके अंडर कंट्रोल में है, जो अधिकारी का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटीज़ है और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स के कंट्रोल में वो सब सहेजे, और उनके द्वारा जो भी नियंत्रणाधीन धारित कर्मचारी हैं जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और उनके बाद जो निर्देशिका अभिलेख हैं वो सबका जतन करना है। और ऐसे दस्तावेज जो उसके द्वारा धारित उसके निगरानी प्रयोगों का विवरण, अब जो उनके जो कर्मचारियों के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके कंट्रोल में है, उस चीज़ का विवरण रखना। किसी व्यवस्था की विशेषताएं जो अपनी नीति को संरचना उसके कारणों के संबंध में जनता के सदस्यों को परामर्श के लिए उनके अध्ययन के विद्यमान है। किसी भी व्यवस्था की विशेषता, जो भी व्यवस्था है उसके बारे में डिटेल्स, जो भी बोर्ड, काउंसिल, कमिटीज़, बॉडीज़ जो इनकी मीटिंग्स होती है, 1 या 2 पर्सन जो भी अधिकारियों की मीटिंग्स होती है, उस बारे में जो भी मिनट्स हो, जो भी है, वो सब चीज़ों को संभालना है और उस चीज़ को रखना है जो पब्लिक के लिए, जो आम जनता के लिए, उनको देखने के लिए, उनको प्राप्त होने के लिए सुलभ हो, ताकि आरटीआई में दिया जा सके। उनकी जो भी एम्प्लॉयमेंट है, उनकी डायरेक्टरी, 9th में जो डायरेक्टरी है, ख के 9 में जो डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी उनको संभाल के रखना है कि उनके कितने एम्प्लॉयज़ है, ये नाम क्या है, सब उनकी डिटेल्स, वो कौन से पद पे है। अब इसके अंदर उनकी जो मंथली जो उनको कंपेंसेशन मिलता है, उस कंपेंसेशन के विषय में पूरी जानकारी रखना है कि मंथली इनको कितने कंपेंसेशंस मिलते हैं। अब कंपेंसेशंस के विषय में दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि इस विषय में हम बाद में बात करते हैं, मैं समझाऊंगा। कंपेंसेशन के विषय में हम आरटीआई डालेंगे तो हर अधिकारी वहाँ पे जवाब देने से परेशान हो जाएगा। मतलब जो भी कंपेंसेशन उनको कानूनी तौर पे मिलता है उनके नियमानुसार, द बजट अलर्ट टू ईच ऑफ एजेंसी इंडिकेटेड पर्टिकुलर प्लान्स प्रपोज्ड रिपोर्ट ऑन द डॉक्यूमेंट्स। अभी जो भी योजनाओं में प्रस्तावित रिपोर्टिंग विषय को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक अमृत बजट, अभी जो भी डिपार्टमेंट के कार्य हैं उनके अंदर क्या क्या बजट दिए जा रहे हैं, उस बजट के विषय में पूरी डिटेल्स उनको रखना है। जो भी परमिट्स वगैरह आप देते हैं, कंसेशंस परमिट्स वगैरह देते हैं, ये आता है ख के 14 में या 13 में कि जो भी कंसेशंस परमिट्स वगैरह आप ऑथराइज करते हो, इशू करते हो, उस विषय में आपको डिटेल्स और डिटेल्स रखना है। इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाई रिड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी रखा है उस सब की डिटेल्स आपको रखना है, जो किसी भी पब्लिक द्वारा मांगा जाए तो उसे तुरंत दिया जा सके। फिर उसके बाद आता है 15, the particular of the facilities available to citizen for obtaining information including the working hours of library, reading room in the maintained for public use। अब जो भी पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ है आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए, उसके अंदर अवेलेबल फॉर सिटीजन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी नागरिक है जो इच्छुक है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनके लिए जो भी वर्किंग हावर है आपके ऑफिस का, उसमें लाइब्रेरी और रीडिंग रूम मेंटेन फॉर पब्लिक यूज़, जो पब्लिक यूज़ के लेता है उसकी सुविधा की जाए। अभी क्या होता है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट वहाँ जाते हैं तो उनको दिन भर खड़े रहना पड़ता है,
तो उसमें ये दिया गया है कि भाई इसके अंदर जो आपके यहाँ पे लाइब्रेरी या रीडिंग रूम होगा तो उनके लिए उस चीज़ की सुविधा की जाए बैठने के लिए। द नेम्स रेंजिंग इन द अदर पर्टिकुलर ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसके अंदर ये आपका बी में 16 कि जो भी अधिकारी है उनके नाम, पद और उसके बारे में उनकी डिटेल्स, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उनकी डिटेल्स वो आपको पब्लिश करना है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप इंफॉर्मेशन को पब्लिकेशन करेंगे हर साल। कौन? लोकल पब्लिक अथॉरिटी हर साल पब्लिकेशन करेगी। इसमें फिर सी है, उसके अंदर सबसेक्शन सी है, पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स वाइल फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और अनाउंसिंग द डिसीजन विच अफेक्ट पब्लिक। अभी इसके अंदर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो भी वाइल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज अनाउंसिंग द डिसीजन, जो भी घोषणा करनी है पब्लिक महत्वपूर्ण नीतियों में जो घोषणा होती है प्रभावित सभी सुनिश्चित तथ्यों को प्रकाशित करेगा। अभी इसमें जो भी घोषणा होती है, इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, विल अफेक्ट पब्लिक, जो पब्लिक से जुड़ी हुई है उन सब चीज़ों को क्लियर करना, पब्लिश करना है। प्रोवाइड रीजन फॉर द एडमिशन को जुडिशियल। अब जो अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए जो भी रीज़न है वो उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोवाइड रीजन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और को जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए कारण बताना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार इसको उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चय के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए जो भी रीजन है उपलब्ध कराएगा। अब दोस्तों इसके लिए सेक्शन 2 में दिया गया प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर प्रयास होगा कि उपधारा 1 के खंड ख की अपेक्षाओं के अनुसार स्व प्रेरणा से जनता को नियमित अंतराल को सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से इसके अंतर्गत इंटरनेट में इसी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के नियम का कम से कम अवलंबन लेना पड़े। सेक्शन ये 2 बोल रहा है जो भी लोक अधिकारी है वो अपनी तरफ से ये प्रयास करेगा कि ये जो भी हो, जो कि इसमें इंटरनेट भी है, कि जिससे जो उपधारा 1 सेक्शन 4 उपधारा 1 के खंड ख के अंदर जो भी लोग आरटीआई की मांगते हैं तो उसमें आरटीआई में कमी आए, ताकि इस चीज़ को हम पब्लिश करें ताकि इंटरनेट वगैरह से उपलब्ध हो सके और आरटीआई में कमी आ सके। फिर सेक्शन 3 उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति के प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से योग्य पहुँचो। अब इस चीज़ के लिए सूचना को विस्तृत किया जाएगा, मतलब ये सूचना को उस तरह से रखा जाएगा, ऐसे प्रभु रीति से प्रसारित किया जाएगा। प्रसारित मतलब उनको फैलाना होगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुँच होगी, जिससे लोगों तक पहुँच सके। जैसे इंटरनेट वगैरह हो गए तो उस पर डालेंगे तो ये चीज़ लोगों तक पहुँच होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 4 है सभी सामग्री को लागत प्रभावशील स्थानीय भाषा और क्षेत्र में सूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा। अभी जो भी उनकी संशोधना है, सामग्री प्रभावशीलता है, स्थानिक भाषा है, उस भाषा के रूप में जो भी पद्धति है उस हिसाब से ये प्रकाशित करेंगे, प्रसारित करेंगे। अर्थात केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम ऐसी लागत पर इसे मुद्रण लागत कीमत पर जो भी जाए सहज रूप से पहुंचानी होगी। अब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक है उसके अंदर निःशुल्क
संभव हो सके उतना निःशुल्क ऐसी लागत पर, ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, या उसमें जो भी पैसे लगते हैं उस कीमत पे इनको उस सूचना तक पहुंच लाया जाए, ये प्रयास किया जाए। अब इसका एक्सप्लेशन है, स्पष्टीकरण। उपधारा 3 और धारा 4 के प्रयोजन के लिए प्रसारित से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्धरणों, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट किसी माध्यम से इनके लिए। अच्छा, तो ये स्पष्टीकरण ये दे रहे कि जो 3 और 4 है उसके अंदर प्रयोजन के लिए प्रसारित मतलब ये सूचना पट्टी, जो सूचना पट्टी लगाई जाती है डिपार्टमेंट में, समाचार पत्रों में, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी कार्यों का निरीक्षण सम्मिलित है, जिसमें किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यक्रमों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना, संशोधित करना अभिप्रेत है। मतलब ये जो भी लोक प्राधिकारी कार्यालय है उसका भी इंस्पेक्शन करें और जनता को सूचना की जानकारी देना इनका कर्तव्य है। तो ये दोस्तों सेक्शन 4 में आज ये हमने सीखा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, सूचना को कैसे, मतलब ये जो सेक्शंस है ये सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि ये सेक्शन आप नहीं समझेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या आरटीआई मांग सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना है और यही चीज़ आपको काम आएगी। कि जैसे हम एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि भाई ये अधिकारी को मंथली कितनी सैलरी मिलती है। मंथली सैलरी मत मांगिए, मंथली सैलरी मत मांगिए। आपको कोई अधिकारी अगर परेशान कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं कि भाई अपना काम छोड़ के वो कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो दोस्तों उसको आरटीआई डालिए के नाम से कि भाई ये जो अधिकारी है इनकी ये तारीख से ड्यूटी कहाँ थी, उसका मुझे डिटेल्स और मेमो की कॉपी दी उपलब्ध कराइए। मेमो की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट में जब भी कोई अधिकारी डिपार्टमेंट के बाहर जाता है तो उसे मेमो लेके जाना बहुत ज़रूरी है। बिना मेमो के कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय को नहीं छोड़ सकता है, बाहर का काम नहीं कर सकता है, ये रूल है। तो उसे मेमो बनाया जाएगा, उनकी जो सुपरविज़न जिसके पास है, उनके वरिष्ठ है, वो उनको ड्यूटी देंगे और मेमो बनाएंगे कि आज आपकी ड्यूटी यहाँ है, तो उस हिसाब से उनका मेमो बनेगा। तो आप इस चीज़ की जानकारी लेना है तो आप जो ऑफिस के जो ओएस हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उनके पास आरटीआई फाइल कीजिए कि भाई ये जो अधिकारी थे ये फलाने दिन पे कहाँ थे, ये तारीख से ये तारीख उनकी ड्यूटी कहाँ थी, और ये अगर बाहर कार्यालय के बाहर गए हैं तो कहाँ गए, उसका डिटेल दो, उसका मेमो कॉपी दीजिए। फिर दूसरा डालिए कि इनको मासिक कितना कंपेंसेशन दिया जाता है, मंथली कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि भाई देखो वो अधिकारी है जो बाहर ड्यूटी पे जाएंगे तो भाई वो चल के तो जाएंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेंगे, ऑटो करेंगे, बस करेंगे, ट्रेन करेंगे, जो भी करेंगे। तो भाई ट्रेन वगैरह से जाते नहीं अधिकारी, तो आपको पता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है कि वो कितना कंपेंसेशन मिलता है मंथली, उस चीज़ का डिटेल्स निकालिए। देखिए वो अधिकारी आपको फ़ोन करके पूछेगा कि सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए सर मैं करता हूँ। ये 100% होगा, या 100% होगा। मेरे पास दोस्तों कॉपी नहीं है, शायद कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक यहाँ पे कॉलोनी ऑफिसर थे। वो कॉलोनी ऑफिसर का क्या पता क्या था कि उनके पहले जितने भी कॉलोनी ऑफिसर आए सब मेरे बड़े अच्छे दोस्त निकले, लेकिन ये कॉलोनी ऑफिसर से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन पहले मुलाकात में वो ऑफिसर मुझसे इतना चिढ़ने लगे,
ऐसी बात करने लगे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उनको पूछा, सर एक बात बताइए, बाकी लोगों से बात करते आप, मेरे से इस तरह से बात रुष्ट होकर बात करते, मैं समझा नहीं। मुझे ये पता चल गया कि भैया इनको तो भाई बिल्डर से सुपारी मिल गई है कि फलाना आदमी को ट्रीट मत करो। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, उस बंदे के हाथ में उस समय, तकरीबन मेरे ख्याल से 2008-2009 की बात होगी, 2008-2009 की बात, शायद उसी समय की बात है। उस समय उनके पास एक सैमसंग का मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल, जबकि एंड्रॉयड मोबाइल नया नया आया था, और जिस समय उसकी कीमत कम से कम 35-40 हज़ार रुपया होगी। नया नया मोबाइल आया था एंड्रॉयड का, वाइट कलर में एकदम, सैमसंग का। तो मैंने एक आइडिया मारा। मैंने बोला, कॉलोनी ऑफिसर जो मोबाइल लिए हैं, उस मोबाइल का मुझे बिल चाहिए, मुझे बिल चाहिए। अब उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा दोस्तों, वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या बताऊँ, पूरा डिपार्टमेंट की जितने एम्प्लॉयज, अधिकारी, सब खुश हो गए। सब मेरे को बोले, ठाकुर तुम्ही RTI मारले क्या? मला हाँ. अरे साहब छान केला, छान केला, सोडू नका त्याला, सोडू नका. मतलब पूरा डिपार्टमेंट मुझे फेवर कर रहा था। मतलब ऐसी क्या बात रही होगी, पूरा डिपार्टमेंट मुझे फेवर कर रहा था। और मेरे पास शायद कभी निकली फर्स्ट अपील की कॉपी, तो मैं उसका ऑर्डर भी बताऊंगा आपको। उसमें ऑर्डर मिला कि भैया इनको कॉपी दो करके। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसका अपील फाइल किया। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने मुझे पूछा कि भाई आपको ये जो मोबाइल फ़ोन है उसका डिटेल्स क्यों चाहिए? तो बोला, सर जब सर आए नहीं थे तब उनके पास छोटा सा मोबाइल था, ये अचानक से महीने भर के अंदर इतना बड़ा मोबाइल कैसे ले लिया? तो मुझे ये जानना है, इनको किसी ने गिफ्ट दिया है, इन्होंने अपने पैसे से ख़रीदा है, लोन लिया है? मैं डिटेल चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? आप मुझे डिटेल दिखा दिए, मैं सेटिस्फाइड हो गया, बात ख़त्म। अब जो अपील अथॉरिटी थे, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आप इनको डिटेल दो। भाई वो ऑफिसर दूसरे दिन मेरे घर पे आ गए। तो बोलते, यार ठाकुर जी क्यों कर रहे हो? अरे बोले, सर डिपार्टमेंट आता वैसा यार बात करते हो। उस दिन से दोस्त, वो अधिकारी मेरी इतने अच्छे दोस्त बने, इतने अच्छे दोस्त बने कि पूछो मत। मुझे नहीं, नॉलेज को तो समझ गए कि ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जहाँ तकलीफ हो जाए तो अधिकारी वही देखते हैं। ये बाकी आपके पास कितना भी नॉलेज है दोस्तों, आप MRTP जान लो, स्लम एक्ट जान लो, आप SRA के नॉलेज ले लो, आप DCR पढ़ लो, IPC पढ़ लो, CRP से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप RTI जान गए, दोस्त कोई डिपार्टमेंट आपको उंगली नहीं दिखाएगा। मेरा वादा है, मेरा वादा है, कोई डिपार्टमेंट उंगली नहीं दिखाएगा। दोस्तों मैंने वो दिन भी देखा था, हर दूसरे दिन मेरे नाम पेपर्स, पब्लिकेशन पेपर में आते थे, कई मुद्दे मैंने डाले थे। मुंबई से ट्रैफिक वैन बंद करवाने वाला मैं प्रदीप सिंह ठाकुर, मुंबई से ट्रैफिक वैन बंद करवाने वाला मैं। बहुत लड़ाई लड़ा दोस्तों, 2 से 3 साल। इसके ऊपर मीडिया भी चला मेरा। उस समय लेमन टीवी आता था, लेमन टीवी मेरा आधा पौने घंटे का प्रोग्राम चला था। फिर मिड डे वगैरह हर जगह चला था। मुझे कॉपी कभी मिली तो मैं नेट पे इस बार चैनल पे डालूंगा दोस्तों, देखिएगा। आखिर में बंद करना पड़ा दोस्तों। प्रॉब्लम्स क्या थी पता है? वहाँ पे सरकारी जो गाड़ियाँ थी, तकरीबन 105 गाड़ी कुछ ना बॉम्बे में खड़ी थी, ब्रिज के नीचे सड़ रही थी, नई गाड़ी। और यहाँ पे ओल्ड टोइंग जो गाड़ियाँ चल रही थी, जिनका रजिस्ट्रेशन तक ख़त्म हो चुका था, जो कबाड़े की हो गई थी, वो गाड़ियाँ चल रही थी।
वो गाड़ियाँ चल रही थी यहाँ पे। और वहाँ सबसे बड़ा मसला था कि इनका रजिस्ट्रेशन था टोविंग का, मसला था टोविंग का। अब ये क्या करते थे, बाइक उठाते थे और गाड़ियों के ऊपर रखते थे, दो दो से तीन तीन पाँच पाँच बाइक रख लेते थे और लेके जाते थे। तो मैं इसमें मुद्दा उठाया कि सर ये मुझे बताइए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टोविंग है तो ये गाड़ी ऊपर लेके जा रहे तो गुड्स कैरियर हो गया, तो गुड्स कैरियर का तो इनका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ये कानून खुद तोड़ रहे हैं, तो दूसरे को कैसे पेनल्टी दे सकते हैं, पनिश कैसे कर सकते हैं। इनकी गाड़ियों पे जितने लोग रहते हैं उनके पास टी शर्ट बराबर नहीं है, मतलब उनके एक एप्रॉन होते हैं, वो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके लॉज थे, उस लॉज के अंदर इतना मैंने हंगामा किया था ना दोस्तों, पूछिए मत। हमारे उस समय की डीसीपी थे ट्रैफिक के, नामदेव चौहान साहब, मुझे नाम याद है, मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात थी उनसे। उन्होंने मेरे को कहा था कि यार ठाकुर जी आपने यार मुद्दा उठाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं भी ट्रैफिक में नया नया आया हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा जी। लेकिन उन्होंने हॉनेस्टली कहा था कि मैं ट्रैफिक में भी नया नया, मुझे भी नहीं पता है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन आपका जो कहना है वो लगभग सही है, लगभग सही है। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि अगर करप्शन ख़त्म करना है तो आरटीआई बहुत ज़रूरी है। आप एसआरई की लड़ाई लड़िए, कुछ लड़िए, कुछ भी लड़ाई लड़िए, लेकिन आरटीआई के तहत ही आपको लड़ना पड़ेगा। आप बाकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप एक कंप्लेंट भी फाइल करते आपको रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन आप एक आरटीआई डालिए ना, भाई मैंने कंप्लेंट फाइल किया है, डेट की कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई की रिपोर्ट की कॉपी दीजिए, खाली आरटीआई डालिए, देखिए हलचल मस्ती की नहीं, क्योंकि इसके अंदर टाइम लिमिट दिया हुआ है दोस्तों। पहला एप्लीकेशन करेंगे 10 रुपये के स्टैम्प टिकट, कोड फी स्टैम्प टिकट लगेगा 10 रुपये का, जिसका कार्यकाल, जिसका टाइम लिमिट 30 दिन है। ऑफिसर्स के लिए 30 दिन, विद इन 13 डेज रिप्लाई देना नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना है, ये पहले आप ध्यान रख लीजिए, विद इन 30 डेज में इन्फॉर्मेशन देना है। उसके बाद आपके फर्स्ट अपील है, फर्स्ट अपील में आपको 20 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प ड्यूटी के बाद वो अपील की टाइम लिमिट है 45 डेज। अगर वो आपको हियरिंग अपील अथॉरिटी देते हैं या नहीं देते, अगर देते हैं तो जिस दिन आपकी हियरिंग हुई उस दिन से 45 डेज़ के बीच से आपके पास ऑर्डर्स आने चाहिए। नहीं आए तो आपका जिस दिन 45 डेज़ ख़त्म हुआ आप सेकेंड अपील फाइल कीजिए। सेकेंड अपील फाइल हो गया आयोग के पास, मुख्य सूचना आयुक्त के पास। अब ये जो अपील जाएगी उसमें भी आपको 20 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। वहाँ पे आपकी हियरिंग सुनवाई होगी, उस सुनवाई के दौरान आपको वहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे। उस ऑर्डर्स में अथॉरिटी को, जो भी जन सूचना अधिकारी को पेनल्टी भी हो सकती है, आपको कंपेंसेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और अगर ऑर्डर होने के बाद भी वो अधिकारी अगर आपको सूचना नहीं दे रहा है तो आपको सेक्शन 18(1) में कंप्लेंट फाइल करना है। कहाँ पे? आयोग में, मुख्य सूचना आयोग, अरे मुख्य सूचना आयुक्त के पास कंप्लेंट फाइल करना है 18A सेक्शन 18(1) में। और वहाँ पे आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है, आप खाली अपने डिटेल्स दीजिए और उसके बाद आपका जो SIC के ऑर्डर हुए हैं उस ऑर्डर्स पे उस अधिकारी को बुलाया जाएगा, को पूछा जाएगा कि भाई आपने क्यों नहीं दिया। तो अगर उसको वहाँ पेनल्टी नहीं लगी है तो सेक्शन 18 के अंदर में उसको वहाँ पे पेनल्टी, अगर पेनल्टी लग चुकी है तो आपको 18(8)B में 18(8)B में आपको मुआवजा भी देंगे कि अपीलेंट का यहाँ से इतना इतना नुकसान हुआ, इनकी भरपाई अपनी जेब से करोगे आप। तो ये प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस है, इसके लिए यहाँ पे अथॉरिटी डरती है। अभी दोस्तों क्या है मैं आपको बताता हूँ,
मैं जो भी सेक्शंस पढ़ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो सेक्शंस है, ये जो भी सेक्शंस है, ये सेक्शंस खाली जानने के लिए है कि भाई का रोल क्या है। मेन सेक्शन मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 3 है, फिर उसके बाद आपके 19 में आ जाएंगे, सेक्शन 5 है, सेक्शन 7 है। अब सेक्शन 5 से आपकी शुरुआत होगी। सेक्शन 5-4 में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तब आपको आइडिया। अभी तक तो ये समझ लीजिए आरटीआई का मीनिंग है, सूचना का मीनिंग है कि सूचना क्या और कैसे। बस खाली सेक्शन 3 आपको एक लाइन में दिया गया कि सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, तो सेक्शन 3 के अंडर में आप आरटीआई का एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा आपका अपील आएगा 19(1) में, सेकेंड अपील आपका आएगा 19 सबसेक्शन 19(3) के अंदर में। तो हम बाकायदा एक एक चीज़ों को हम बताएंगे। अब ये जो सेक्शन थे, सेक्शन 4 की, ये भी ऑफिशियल्स है, ऑफिस में क्या क्या रखना है उसके बारे में मैंने बताया। ये चीज़ें उनको सहेजना है, और जिसके विषय में अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल रही है तो आप इसके विषय में एक और आरटीआई डाल सकते हैं कि भैया आपने क्या किया, मुझे डिटेल दो, क्योंकि आपको हर साल पब्लिश करना है। तो ये चीज़ को आप समझिए दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि अगर अपने अधिकारों को पाना है तो सूचना का अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। ये आप जान जाएंगे एक बार जी, इनके मुख्य धाराएं हैं, ये अगर आप समझ गए तो उसके बाद कोई भी अधिकारी आपसे बात नहीं कर पाएगा। और ये मेरा वादा है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। ये जो मैं सेक्शंस पढ़ के बता रहा हूँ नीचे डाल के, उसको मत देखिए, वो तो मैं खाली नॉर्मली आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन मेन जो चीज़ आएगी मैं आपको समझाऊंगा कब और कैसे कहाँ पे। ये तो जो उनके सेक्शंस है, उनके क्या कर्तव्य है, उनको क्या सहेजना है, ये चीज़ मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए इतना मैं भी ध्यान नहीं रख सकता हूँ, इतना मैं भी ध्यान नहीं रख सकता हूँ, और ना मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ। तो वो चीज़ को आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और आगे अगला चैप्टर सेक्शन 5 का होगा। सेक्शन 5 से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी सेक्शन 5 में आपको जो भी लोक सूचना अधिकारी है, उनके नाम, उनके पद, इस सब के बारे में डिटेल्स आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्शन 5 के विषय में, और हम आरटीआई की इस मुहिम को, सूचना का अधिकार की इस मुहिम को और आगे ले जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सूचना का अधिकार 2005 में आया, लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं दोस्त। तो हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हम इसको जन जन तक पहुंचाएं, एक सरल और सिंपल भाषा में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय महाराष्ट्र, मिलते हैं अगली वीडियो में।